नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है शिक्षक दिवस, तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर जुड़े अधिकांश सदस्य शिक्षक बनने की तैयारी करते हैं, चाहे वो एलटी की तैयारी हो, चाहे वो लेक्चरर की तैयारी हो। तो इसलिए आप सभी लोग अपने आप में एक शिक्षक हैं, भावी टीचर हैं, तो आप सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे द्वारा यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्जाम हेतु एक विशेष सीरीज चलाई गई है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने अभी हिस्ट्री स्टार्ट की है और जल्दी ही आने वाले समय में हम अन्य सब्जेक्ट्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। उत्तराखंड नॉलेज की सीरीज भी हम दोस्तों जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, यूके पीएससी द्वारा प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। 1 महीने बाद आपकी परीक्षा होगी, तो अगर आप प्रवक्ता इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मिस मत करिए इस सीरीज़ को। आप ये मत सोचिए कि ये सीरीज़ हमारे काम की नहीं है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप प्रवक्ता की तैयारी भी करेंगे, तो आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इवन एलटी का पैटर्न भी दोस्तों अब चेंज होने वाला है। वो पुराना 2015 वाला पैटर्न आने वाला है, जिसमें 200 प्रश्न आते थे। 100 प्रश्न उसमें सामान्य अध्ययन के हुआ करते थे, मतलब सामान्य अध्ययन, शिक्षण अभिरुचि और उत्तराखंड नॉलेज। तो इस तरह से आपको दोस्तों सामान्य अध्ययन एलटी में भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सीरीज़ आपके किसी काम की नहीं है। तो अगर आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए इस सीरीज़ को दोस्तों बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ ही शुरू किया गया है। सामान्य अध्ययन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप किसी भी यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दोस्तों ये 30 से 40 45 या मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियोस होती हैं, लेकिन इन वीडियोस में दोस्तों हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि आपका समय बचे और आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। इसलिए इन वीडियो को देखने में आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ओके, तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज हम दोस्तों इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वीडियो थोड़ा ये लंबी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉपिक है वो काफ़ी वास्ट था, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो उसके हम बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन धैर्यपूर्वक इसको देखना, आपको बहुत अच्छी इससे नॉलेज मिलेगी और आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में, ये पहले से ही शो हो रहा होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपको बताना है कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, लोथल इसका राइट आंसर है दोस्तों। लोथल कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में, ठीक है। लेकिन जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा इस समय पर पश्चिमी पंजाब में स्थित है, मोंटगोमरी जिला। इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से बता देता हूँ, मोंटगोमरी जिला। जबकि मोहनजोदड़ो लरकाना जिला में सिंध प्रांत में अवस्थित है। दोनों के दोनों पाकिस्तान में अवस्थित है। ये रावी नदी के किनारे है, ये सिंधु नदी के किनारे है। लोथल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए। और वैसे मैंने पहले भी बताया है, इसको रंगनाथ राव इसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है। यहाँ पर मिला था गोदीवाड़ा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हाथी दांत से बने स्केल के भी उदाहरण मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये जगह है, तो इसलिए इस लोथल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको अपने ध्यान में रखना है। बंदरगाह भी यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरस्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। 1957 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये गुजरात में अवस्थित है। कहाँ पर? अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ की महत्वपूर्ण उपलब्धि मैंने आपको बताई थी, क्या था यहाँ पर? डॉकयार्ड, ठीक है।
हड़प्पा कालीन बंदरगाह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना, गोदीबाड़ा भी कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को देखिए, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, कहीं ना कहीं ये कोई यूपीपीसीएस प्री में है, कोई यूपीपीसीएस मेन में है, कोई यूपीपीसीएस मेंस 2014 में है। तो इस तरह से कई सारे प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न हमने पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं, इनको रखा है इस वीडियो में। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, फिर से वही प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, ठीक है, यानी कि बंदरगाह कहाँ मिला था, अभी मैंने आपको बताया लोथल में, ठीक है। तो लोथल बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से जगह है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए आते रहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह है। तो देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, लेकिन अलग अलग प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया है, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। तो इसका राइट आंसर है लोथल। हड़प्पा का एक बंदरगाह कौन है, लोथल है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। धौलवीरा, बनावली, कालीबंगा या फिर लोथल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बनावली, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बनावली कहाँ पर अवस्थित है, हिसार, हरियाणा में, ठीक है। अगर बहुत अंदर तक जाएंगे तो फतेहाबाद जिला, ठीक है, फतेहाबाद जिला, फतेहाबाद जिला के अंतर्गत ये अवस्थित है, इसको आप ध्यान में रखना। यहाँ से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसकी अब मैं आपको बता दूं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आर.एस. बिस्ट के द्वारा, ठीक है। और 1973 में इसकी खोज की गई थी। इसके किनारे जो नदी बहती है वो है सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ से क्या मिला, मिट्टी का हल, ठीक है, मिट्टी का हल या टेराकोटा का हल, जो भी बोलोगे आप, खिलौना बोलोगे, ठीक है। ओके। इसके अलावा एक चीज़ और है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, ठीक है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, बैलगाड़ी चलती होगी तो बैलगाड़ी के पहिए के क्या मिले हैं, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जौ के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। कहाँ से, बनावली से। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये पूर्व परीक्षा में आ चुका है, MPPCS में आ चुका है। कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। अब आपको पता है भाई, जो कालीबंगा है वो तो ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड है। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में, हनुमानगढ़ी में, ठीक है। अमलानंद घोष के द्वारा इसको खोजा गया था, घग्गर नदी के किनारे हैं, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। देखिए ऐसे ऐसे चीज़ करके आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा रोपड़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था दोस्तों। रोपड़ कहाँ पर है, रूपनगर, पंजाब में है। ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा ये खोजा गया था और सतलज नदी के किनारे यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, उसके साक्ष्य यहाँ पर मिले थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पाटलिपुत्र की। तो पाटलिपुत्र का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। पाटलिपुत्र तो आपका क्या है, महाजनपद काल का एक जगह है, ठीक है। महाजनपद काल से ही दोस्तों ये संबंधित है। तो ये तो आपका नहीं है। तो ये जो पाटलिपुत्र है महाजनपद कालीन का एक प्रमुख नगर है, ठीक है। उदयन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद लोथल के बारे में तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। गुजरात में अवस्थित है, अहमदाबाद जिले में, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। और किस नदी के किनारे है ये, भोगवा नदी के किनारे है। बार बार ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते भी हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। देखिए, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है, ठीक है। भारत की बात हो रही है, तो भारत में कौन सा है, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल, ठीक है। तो जो भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है वो है दोस्तों राखीगढ़ी, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी भारत का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये आपको याद में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर सबसे बड़ा पूछा जाता हड़प्पा सभ्यता का स्थल तो वो है मोहनजोदड़ो, ठीक है। कौन है, मोहनजोदड़ो। ये नंबर 1 पर आता है। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। दूसरा आता है हड़प्पा, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। तीसरा आता है गनवेरीवाला, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में आता है। चौथे नंबर पर आता है राखीगढ़ी।
जो कि भारत में है। और इसके बाद जो 5वें नंबर पर आता है, ये भी ध्यान में रखना, यह है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। ठीक, तो ये 5 वृहत स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये 5 स्थल हैं। आपने इनके क्रमांक याद रखने हैं। टॉप के 3 पाकिस्तान में हैं, यानी कि जो सबसे बड़े हैं, और जो लास्ट के 2 हैं, चौथा और 5वां, वो है भारत में। तो राखीगढ़ी कहाँ पर अवस्थित है? मैंने क्या बोला आपको? हिसार, हरियाणा में। और इसकी खोज की गई थी सूरजभान के द्वारा। सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। घग्गर नदी के ये किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। 1969 के अराउंड में इसकी खोज की गई थी। तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बन सकता है आने वाले प्रश्न एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? राखीगढ़ी। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बनी थी वे थी। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको नीचे कूट दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। अब इनमें से आपको कूट बताना है कि भाई सिंधु और चिनाब, इसके बाद सिंधु, चिनाब, झेलम, या फिर चिनाब, झेलम, गंगा, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप ध्यान से सोचिए। इसका राइट आंसर है बी वाला, यानी कि सिंधु, चिनाब और झेलम। ठीक है, गंगा का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, वो है उत्तर में झेलम नदी से, पूर्वी तट मतलब दक्षिण में यमुना की सहायक नदी कौन सी? हिंडन। ठीक है, यमुना की सहायक नदी हिंडन। देखिए, अगर हम बात करेंगे हिंडन नदी की, तो ये हिंडन नदी कहाँ पर बहती है दोस्तों? ये है आपकी आलमगीरपुर। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, पूर्वी स्थल है किसका? हड़प्पा सभ्यता का। तो जो हिंडन नदी बहती है, हिंडन नदी के झेलम नदी से लेकर हिंडन नदी तक का जो क्षेत्र है, वो स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का वहाँ पर विस्तार है। ठीक है, तो इसमें चेनाब नदी भी आती है, सिंधु नदी आती है, झेलम नदी आती है, लेकिन दोस्तों गंगा नदी इसमें नहीं आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। हमने दोस्तों आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि ये लोग मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से बहुत ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि ये मातृ देवी की उपासना करते थे व्यापक रूप से। ठीक है, कई सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मुद्राएँ मिली हैं, वहाँ पर इनकी जो आकृतियाँ अंकित की गई हैं उसमें नारी उपासना के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर है पशुपति। देखिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे और इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई थी जिसमें योगी की आकृति बनी हुई है, उससे इसका प्रमाण मिलता है। तो ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड पीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अभी हमने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में, मैकाले, जॉन मार्शल, क्लाइव या फिर कर्नल टॉड। तो इसका काफ़ी सिंपल है अब आपके लिए प्रश्न। इसका आंसर है जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन पर ही वर्ष 1921 में कहाँ खुदाई हुई थी? हड़प्पा में। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी, मतलब मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया गया था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। बहुत सिंपल है, अभी आपको बताया, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई, जबकि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था।
1921 में। हमें इसके बारे में पहले से ही हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद बात आती है दोस्तों लोथल की। लोथल कहाँ पर अवस्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में। और रंगनाथ राव यानी कि SR राव के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। तो बिल्कुल सही है, भोगवा नदी के किनारे है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सुरकोटदा की। सुरकोटदा जो स्थल है दोस्तों, इसका उत्खनन JP जोशी के द्वारा ही करवाया गया था। गुजरात में कच्छ में अवस्थित है। जगपति जोशी इसको कह सकते हैं। तो जगपति जोशी जी के द्वारा ये करवाया गया था 1964 में, और ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से कलश सावधान मिला था, घोड़े की हड्डी मिली थी सुरकोटदा से। तो कभी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आ सकता है और आता भी है कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है डी वाला, तो ऑफकोर्स अपने आप ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। धौलावीरा का उत्खनन VK थापड़ ने नहीं, जबकि किसने करवाया था? RS बिस्ट के द्वारा ये करवाया गया था। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो कि UP PCS मेंस में आ चुका है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऐसा कौन सा पुरातत्वविद था प्रथम जो हड़प्पा का उत्खनन करा जिसने, और लेकिन वो उसके महत्व को समझ नहीं पाया था? इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम। हमने आपको इसके बारे में बताया भी था कनिंघम के बारे में दोस्तों कि 1861 में इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये भारतीय पुरातत्व के जनक भी कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, लेकिन वो हड़प्पा के महत्व को नहीं जान सके थे। अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरातत्व का जनक इनको बोला जाता है, और प्रथम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है। भाई RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स या फिर VS में। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें स्टार्टिंग किसने करी थी? दयाराम साहनी ने 1921 में, और उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, जैसे माधव स्वरूप वत्स है ये भी हड़प्पा से रिलेटेड रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे भाई KN दीक्षित हैं, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, ठीक, JP जोशी, जगपति जोशी, ये सभी दोस्तों इससे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से RD बनर्जी, जिसके हमने बात करी, राखलदास बनर्जी, तो राखलदास बनर्जी, KN दीक्षित, MS वस्त, ये सभी दोस्तों जुड़े हुए हैं। यानी माधव स्वरूप वस्त, ये सभी के सभी दोस्तों जुड़े हुए हैं, लेकिन VA स्मिथ का इनसे कोई भी लेना देना नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज से इनका कोई भी संबंध नहीं रहा है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। ये सारे नाम आप याद रखना, KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑलेट स्टाइन, ठीक है, और JP जोशी, ठीक, और RS बिस्ट, ये सभी नाम आपको दोस्तों याद रखने पड़ेंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मार्टिन व्हीलर हैं, रंगनाथ राव हैं, ठीक, NG मजुमदार थे, अमलानंद घोष, तो ये सभी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज बहान, ठीक, यज्ञदत्त शर्मा, तो ये सभी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, और एक किस स्थल के उत्खनन से संबंधित है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, UP PCS परीक्षा में आया हुआ है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। भाई मोहनजोदड़ो कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं, स्नानागार मिले हैं, पानी की निकासी के लिए नालियों की यहाँ पर व्यवस्था थी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनका सार्वजनिक स्थल था विशाल स्नानागार, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट है, जल पूजा का ये एकमात्र साक्ष्य है। जॉन मार्शल ने भी इस विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्य बताया था, विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण इन्होंने बताया था इसको। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में। काफ़ी सिंपल प्रश्न है, लेकिन देखिए परीक्षाओं में आते रहते हैं प्रश्न।
इसके बाद अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आपको इसको काल क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करना है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल या फिर नगर संस्कृति। तो भाई क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो आप इसमें दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप बताइए कि भाई क्या आना चाहिए? इन सब में से सबसे पहले आना चाहिए नगर संस्कृति। भाई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता ये अपने आप में नगर योजना के लिए तो विख्यात है। तो भाई सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से स्टार्ट होगा, तो ए और बी वाले तो हो गए कट, यानी कि सी और डी में से एक है। ठीक, अब आप बताइए लोहे का हल। ऑफ कोर्स इसके बाद क्या हुआ? देखिए जो मोहनजोदाड़ो या आप इसको हड़प्पा सभ्यता बोलिए, हड़प्पा सभ्यता में साफ साफ है कि भाई लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। लोहे की जानकारी इसके बाद आने वाला वैदिक काल में। ठीक, तो वैदिक काल में ही लोगों को लोहे के बारे में जानकारी हुई, तो लोहे का हल इसके बाद आना चाहिए। तो लोहे का हल आ गया, तो भाई 4-3 हो गया, तो ठीक हो गया भाई, सी और डी में अभी भी ये बन रहा। ठीक, अब बात आती है दोस्तों, इसके बाद आता है आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के। देखिए ये मिले थे 600 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 600 ईस्वी पूर्व के अराउंड पे ये मिले थे। और अगर बात करते हैं सोने के सिक्के की, तो ये हिंदी यवन शासक जो आपके इंडो बैक्टीरियन शासक थे, उनके द्वारा जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी 200 ईस्वी पूर्व के अराउंड पे जारी किए गए थे। तो यानी कि देखा जाए तो 4 3 2 1 ये इसका कॉम्बिनेशन बन के आता है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले नगर संस्कृति, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद लोहे का हल, ये ऑफ कोर्स वैदिक काल में मिला था। आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, मैंने आपको पहले ही बोल दिया 600 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, या फिर मतलब 500 कुछ अराउंड में मान लीजिए। और सोने के सिक्के ये भी आपके 200 ईस्वी के आसपास, मतलब 100 कुछ के आसपास ये मिले हैं। पूरा मैं श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन अराउंड यही। तो आप इस तरह से आसानी से इसको बना सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? और इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? तांबा। ठीक है भाई, तांबे का प्रयोग धातु के रूप में सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? भाई तांबा मिला है, स्वर्ण मिला है, चांदी मिला है, लेकिन लोहा नहीं मिला। तो लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों इसके अलावा हमने एक चीज और भी डिस्कस की थी कि भारत में लौह युग कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? वो हुआ था उत्तर वैदिक काल, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। ठीक है, हमने लौह युग इससे पहले पढ़ा भी था। तो भाई सिंपल सी बात है, हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिला है। अभी मैंने आपको बताया था हाथी दांत कहाँ से मिला दोस्तों? कहाँ से मिला? लोथल से मिला था। अभी बताया था ना आपको कि भाई जो लोथल स्थल है वहाँ पर से गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड, बंदरगाह, ठीक है, इसके अलावा हाथी दांत से बने पैमाने के मिला है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी ARO में प्रश्न पूछा जा चुका है, मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है, यानी उनकी घाटियों में स्थित है? अब तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों आ रखे हैं परीक्षा में। देखिए आलमगीरपुर अभी हमने पढ़ा, ये यमुना की सहायक नदी हिंडन के किनारे पर अवस्थित है। लोथल अभी हमने पढ़ा, इसके ये किसके किनारे पर अवस्थित है? भोगवा के किनारे पर अवस्थित है। मोहनजोदड़ो ये सिंधु के अवस्थित है। तो भाई बनावली कहाँ पर है? ये है घग्गर के बगल में अवस्थित। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का पहचान करनी है। तो बताइए, पहला वाला देखिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं या नहीं है? बिल्कुल सही है। देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के किनारे, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्थल हैं। तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल का एक नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोहनजोदड़ो में बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, जल प्रबंधन की, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। वहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी।
ठीक है, और उसके बगल में इस तरह से घर बने हुए थे। ठीक, तो बहुत अच्छी शहर में सड़कों का जाल था, नालियों का जाल था, जिससे कि पानी की निकासी बहुत आसानी से हो जाती थी। इसके बाद अगला देखिए, हड़प्पा के लोग धातु के उपयोग का पता नहीं था। क्या ये सही है? गलत है। इनको बस लोहे का प्रयोग नहीं था। ठीक है, बाकी देखा जाए तो कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, तांबे और टिन का प्रयोग करते थे। ताम्र पाषाणी की इनकी संस्कृति है, ताम्र और पाषाण का प्रयोग भी करते थे, और तांबे में टिन को मिला के कांसा भी इन्होंने बनाया, जो कि ज़्यादा हार्ड होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला तो गलत है। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कि भाई 1 और 2 इसका सही राइट आंसर। ठीक, ओके, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बड़ा और अच्छा प्रश्न है, और जो कि पूर्व परीक्षा में आ चुका है, ये यूपीपीसीएस प्री परीक्षा में आ चुका है। इस प्रश्न को देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपको एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। ठीक, तो आपको बताना है कि क्या ये इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले पढ़िए कथन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है, ये तो विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक है, ये भी अपने आप में सही है। तो लेकिन क्या ये इसकी सही व्याख्या करता है? बिल्कुल नहीं भाई, विलुप्त हो गए और ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये अपने अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी वाला ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर विलुप्त क्यों हुए, ये इसको नहीं बताता। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, विलुप्तता के बारे में भी कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। ठीक, जैसे व्हीलर, मार्टिन व्हीलर और चाइल्ड हैं, ये मानते हैं कि भाई जो सैंधव सभ्यता है वो विदेशी आक्रमण एवं आर्यों के आक्रमण के कारण नष्ट हुई। ठीक है, जबकि जॉन मार्शल तो ये मानते थे कि इस सभ्यता का विनाश भूकंप के कारण हुआ। ठीक है, इसी तरह से अन्नेस मैके थे, वो ही मानते थे कि भाई यहाँ बाढ़ आई और बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। ठीक है, इसके अलावा फेयर सर्विस थे, इन्होंने माना कि भाई यहाँ पर पारिस्थितिक असंतुलन स्थापित हो गया, संसाधनों की कमी हो गई, वनों का कटाव हो गया, तो यहाँ पर पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, तो यहाँ से भी क्या कह सकते हैं, ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसी तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। ऑरेलस्टाइन थे, इन्होंने माना था कि भाई जलवायु परिवर्तन के कारण इनका सभ्यता नष्ट हो गई। मार्टिन व्हीलर मानते थे कि इसका आकस्मिक अंत हुआ, विदेशी आक्रमण। ठीक है, और लैम्ब्रेक थे, उन्होंने माना कि जनसंख्या वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग कारण हैं। ऐसे ही कुछ डीडी कौसाम्बी है, इन्होंने तो ये माना कि भाई मोहनजोदड़ो के लोगों को आग लगा दी गई, आग लगाकर इनकी सामूहिक हत्या कर दी गई। ठीक, और फिर वहाँ से आर्यों ने अपनी संस्कृति को स्टार्ट किया। तो बहुत अलग अलग मत हैं, मेरा आपको बताने का कार्य है, सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, कहीं से भी कहीं तक ये इसको स्पष्ट नहीं करता। ठीक है, अपने आप में दोनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटदीजी से, या फिर आम्बरी से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों धौलावीरा से। धौलावीरा, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया था, हड़प्पा सभ्यता में भारत में स्थित ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। पहला कौन सा था? राखीगढ़ी। ठीक है, ये धौलावीरा गुजरात के कच्छ में अवस्थित है। कच्छ का रण आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर ये अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से जब उत्खनन हुआ, कई इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त की गई। तो यहाँ पर शैलकृत जलकुंड रिजर्वायर यहाँ से मिला है। ठीक है, 7 मीटर गहरा है, 80 मीटर अराउंड वो लंबा है। ठीक, तो यहाँ पर शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। अगला प्रश्न, धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? फिर से प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस में आ चुका है। गुजरात में ये अवस्थित है, कच्छ के रण में। इसके बाद एक और बड़ा अच्छा प्रश्न, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? और ये दोस्तों एआरओ मेंस में आ चुका है प्रश्न। ये लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो इसका राइट आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा हड़प्पी स्थल था जिसको 3 भागों में विभक्त किया गया था। दोस्तों, ये नगर आयताकार था, मैं आपको बताऊं जानकारी के लिए, आयताकार था। ठीक है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। जैसे इसमें पहला आता था किला, ठीक है, दूसरा भाग था मध्यनगर,
और तीसरा जो निचला नगर है, ठीक, तो सबसे टॉप में आएगा किला, फिर मध्य नगर और निचला नगर। तो इस 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तो देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया, धौलावीरा से। ये पीसीएस प्री में आ चुका है। अगला प्रश्न एक और बड़ा अच्छा प्रश्न, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न भी कई परीक्षाओं में आ चुका है और ये भी यूपी पीसीएस मेंस परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है दोस्तों, जैसे कि लोथल है ऐसे ही धौलावीरा, इनसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था मिलती है, ठीक है। जैसे कि लोग क्या करते थे, बांध बनाकर जलाशयों में पानी को संग्रहित कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं धौलावीरा से। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई सारी परीक्षाओं में आया हुआ है, इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैंने अभी एक ही परीक्षा का डाला है, वैसे आपको कई जगह पर ये प्रश्न मिल जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से डबल बरियल यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? ठीक है, यानी कि युगल समाधिकरण, ठीक। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर बता दूं मैं आपको, ये है लोथल, ठीक है। लोथल से 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। वैसे कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। तो अभी तो यहाँ पर कालीबंगा नहीं है, तो लोथल में ये प्राप्त हुए हैं। यूपी पीसीएस मेंस में परीक्षा आ चुका है। इसके अलावा ध्यान रखना कि कालीबंगा में भी युगल समाधान प्राप्त हुआ है, यानी कि डबल बेरियल। समझ रहे हैं ना कि एक ही कब्र में 2 लोगों को मतलब उनका समाधान करना, ठीक है। एक कब्र में 2 लोगों को डालना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल है सनौली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह अवस्थित है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में बागपत जिला यहाँ पर ये अवस्थित है, ठीक है। बरोट तहसील, ये काफ़ी फेमस जगह है, न्यूज़ में भी रहती है हमेशा। सनौली एक हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अवस्थित है। यहाँ से बहुत सारे मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। 125 के अराउंड यहाँ पर मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं। ज़्यादातर इसमें ज्वेलरी, गहने प्रमुख हैं, ठीक है। जानवरों की भी कुछ यहाँ से हड्डियाँ मिली हैं। तो 125 यहाँ से मानव समाधान मिले हैं। एक हड़प्पाई स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न, इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, भारत में होगा। यूपी पीसीएस प्री में आ चुका है प्रश्न। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, ठीक है। अब कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, तो इसलिए जो यूनान के लोग थे इसको सिंडन कहते थे। क्या बोलते थे? सिंडन, क्योंकि सिंधु क्षेत्र के लोगों के द्वारा ये उगाया गया था, ठीक है। समझ में आ गया? किसके लिए किया गया था? वस्त्रों के लिए। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले सिंधु में हुई थी, यानी कि भारत में हुई थी, ठीक है, सिंधु क्षेत्र में हुई थी, ये ध्यान में रखना। अब सिंधु नदी के किनारे राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में जब मोहनजोदाड़ो की खोज की गई, तो वहाँ से ही कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी और वहीं से पता लगा कि कपास की खेती भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अभी तो देखा जाए पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। तो अभी तो यहाँ पर पाकिस्तान तो दिख नहीं रहा ऑप्शन में, तो भाई भारत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत ही होगा, क्योंकि उस समय तो भारत था ना, पाकिस्तान कहाँ से था, ठीक। तो मोहनजोदाड़ो से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ है मोहनजोदाड़ो? पाकिस्तान के लरकाना जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, तो दोनों इसके
राइट ऑप्शन है। ठीक है, वैसे आईएएस परीक्षा में आ चुका है, इसके अलावा पीसीएस परीक्षा में भी आ चुका है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व भी उपस्थित था, लेकिन उसका वर्चस्व नहीं था उतना। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अभी जैसे हमने पढ़ा कपास के वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। अभी हमने आपको बताया धार्मिक तत्व उपस्थित तो था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, तो विशाल महल और मंदिर का तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है, इसके बाद वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से आपकी कांसे की मूर्ति मिली है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि उन्होंने पशुपतिनाथ की पूजा प्रारंभ की थी, तो वहाँ से देवी देवताओं दोनों की मूर्तियाँ मिली हैं। तो ऑफकोर्स क्योंकि मोहरों में इनके देवताओं के साइन है और इसके अलावा मूर्तियाँ मिली हैं, तो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए, ये भी आपका एक तरह से गलत है। ठीक है, सिर्फ बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि दूसरा। ठीक भाई, आज तक कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में जो भी खुदाई हुई है, वहाँ पर कोई भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो विशाल महल और मंदिर का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हमने बोला कि यहाँ से पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, मोहरें मिली हैं। पत्थर की मूर्तियाँ जो कि कांसे की मूर्तियाँ हैं, तो मातृ देवी, पशुपति शिव, उनके लिंग की पूजा करते थे। ठीक है, साफ साफ यहाँ से मिला है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और कि भाई युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ये भी दोस्तों गलत है। ठीक है, क्योंकि पशुओं में यहाँ पे हाथी, बाघ, गैंडा, इन सब के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव मिलता है। ठीक है, हालांकि वैसे अभी हमने डिस्कस भी किया था कि घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटदा से मिली हैं, लोथल से भी मिली है, कालीबंगा से भी मिली है। ठीक, लेकिन घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था, ऐसा कहीं भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें एक था कुबड़ वाला बैल। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, वृषभ मुद्रा, यानी कि कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहर भी यहाँ से मिली है, तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों में नहीं मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई किसके चित्र का अभाव पाया गया है, घोड़े का। तो भाई घोड़े का नहीं मिलता, बैल मिलता है, हाथी मिलता है, भेड़ मिलता है, लेकिन घोड़े का नहीं मिलता। अश्व से वो परिचित थे, ठीक है, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किस किस के अवशेष प्राप्त हुए हैं? घोड़ा के, गाय के, हाथी के, सभी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, घोड़े के अवशेष तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पर शेर की बात हो रही है, शेर का मतलब लॉयन। ठीक है, उसके अवशेष नहीं हुए। बाघ और चीता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं होते। शेर देखा है ना आपने, जैसे बब्बर शेर होता है, तो उसकी बात हो रही है। ठीक, तो उसके कहीं भी कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए। बाघ के हुए हैं, चीता, बाघ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टाइगर। ठीक है, आपका जो चीता है वो पैंथर। ठीक, तो इनके तो हुए हैं, लेकिन ये शेर के नहीं हुए, ये आपको ध्यान में रखना, लायन के नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये भी कई परीक्षाओं में आ चुका है। सींग युक्त देवता की कहाँ से मिली? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में वैसे प्रश्न आया है, जहाँ से मैंने इसको अभी उठाया फिलहाल। तो मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है दोस्तों, ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में है, तो यहाँ पर से एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन मिला है। ठीक है, और एक और तो है इसमें दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन, और दूसरी ओर है बकरी। ठीक है, जिसको एक पुरुष लेकर आ रहा है, तो बकरी की वो बलि दे रहा है। इस तरह का चित्र इसमें बताया गया है, मतलब एक बकरी और एक पुरुष जिसको लेते हुए आ रहा है, तो इसका मतलब बकरी की बलि को देगा इस देवता के लिए। ठीक, तो यहाँ पर कालीबंगा
से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता थी? अब नील नदी के तट पर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है मिस्र की सभ्यता। ठीक है भाई, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पे पनपी है। अब नील नदी जो है वो तो इस प्राचीन सभ्यता का आधार है एक तरह से। ठीक है, और मिस्र को तो नील नदी का उपहार भी बोला जाता है भाई। अगर नील नदी यहाँ पर नहीं होती तो यहाँ पर रेगिस्तान होता। ठीक, तो मिस्र कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में ये अवस्थित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता इनके समकालिक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक की थी दोस्तों। ठीक है, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है भारत की सभ्यता है। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ये भी प्रश्न भी यूपी आरओ में आ चुका है। हालांकि इस प्रश्न पे आपको ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है। वैसे काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जैसे एस्टेक है ये मैसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर है। ठीक है, अब मैसो अमेरिका में देखा जाए तो मध्य मैक्सिको वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद एस्टेक के बाद आएगा माया। माया का जो क्षेत्र आता है दोस्तों, ये आता है मध्य मैक्सिको का क्षेत्र। ठीक है, मध्य मैक्सिको का जो क्षेत्र है उसमें जो दक्षिणी मैक्सिको, मध्य मैक्सिको तो ये वाला एस्टेक वाला क्षेत्र हो गया। माया वाला आपका किस में आएगा? दक्षिणी मैक्सिको वाले क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। मुइस्का आपकी दक्षिण अमेरिका में आएगी और इसी तरह से इंका भी दक्षिण अमेरिका में आती है, यानी कि इसके नीचे वाले भाग में आ जाती है। ठीक है, पश्चिमी भाग में। ठीक, तो एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका ऐसे करके इसको याद रख लेना। ठीक है, एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका। ठीक, अगला प्रश्न, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या फिर चीन? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के जो लोग थे वो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक करता थे। ये भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, इनकी प्रारंभिक जो लिपि थी वो काफ़ी सिंपल थी और काफ़ी कह सकते हैं कि समझ में आ सकती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीनकालीन सभ्यता थी सुमेरिया। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो कौन से पशु की आकृति की मोहर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों बैल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किससे रिलेटेड है? वो इराक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि इन दोनों के बीच में संबंध थे व्यापारिक। ये कौन से पशु की आकृति से पता लगता है? तो वो है बैल। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कोट दीजी। अब कोट दीजी जो स्थल है ये आपका सिंध में अवस्थित है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में। तो कोट दीजी जो स्थल है दोस्तों ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कोट दीजी है इसका आंसर। ठीक है, जबकि जैसे सुरकोटदा है, लोथल है, बालाकोट है, ये सभी दोस्तों आपके गुजरात में अवस्थित है और यहाँ पर ऑफकोर्स क्या है? समुद्र तट अवस्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि घरों का विन्यास कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ठीक है, तो कौन सी अपनाई गई थी दोस्तों? ग्रिड पद्धति इनके द्वारा अपनाई गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, हम इसको जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास करते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे दोस्तों? सिंडन के नाम से पुकारते थे। अभी मैंने आपको बताया था।
अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन मोहर अधिकांशतः बनी है, किससे बनी है? सेल खड़ी से, कांचली मिट्टी से, गोमेद व चट से, मिट्टी व तांबे से। इसका राइट आंसर है सेल खड़ी से। सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन मोहरें सेल खड़ी का इसमें प्रयोग हुआ है, ये आप याद रखें। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये सारे प्रश्न मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपकी हड़प्पा नगर या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जो भी प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से, वो आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आप उनको कर लो। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी प्रश्न हो सके मैंने उनको इंक्लूड करने की कोशिश करी है। हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री इसको बोला जाता है। ये कहाँ से आयात करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां क्षेत्र से, या फिर ईरान से, या फिर दक्षिण भारत से, या फिर बलूचिस्तान से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां क्षेत्र से ये लोग यहाँ से लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात करते थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदू कुश क्षेत्र का बदख्शां क्षेत्र। अब इस सेशन का लास्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? देखिए, वे सभी फसलों का उत्पादन करते थे दालों को छोड़कर। तो दालों के तो कहीं पर भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये आप ध्यान में रखना कि इनके द्वारा सभी फसलों के साक्ष्य मिले हैं ऑलमोस्ट, लेकिन दालों का उत्पादन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दालें ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा दोस्तों यही प्रयास रहता है कि हम अपनी हर वीडियो में इतनी नॉलेज प्रोवाइड करवाएं कि आपको अन्य जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े। कोशिश यही रहती है कि जितना निचोड़ है सारा एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे कि आपका समय सेव हो और आपको आने वाले एग्ज़ाम में एक अच्छा गाइडेंस मिल सके। इसके अलावा दोस्तों आप स्वयं से भी पढ़ें। देखिए, खाली आप सिर्फ 30-40 मिनट की वीडियो पर डिपेंड होकर ना रहे। हमारा कोशिश ये रहती है कि आपको गाइडेंस दिया जाए आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मेहनत आपको स्वयं करनी होती है। इसके अलावा आप और भी बुक्स से पढ़कर अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने आप को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।